नमस्कार साथियों, और तैयारी ग्रुप परिवार में आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। तो साथियों, हम इस क्लास में सामान्य हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें हमने सामान्य हिंदी की एक बुक ली है, जिसमें हम सामान्य हिंदी से संबंधित हर परीक्षाओं में पूछे जाने वाले क्वेश्चन, चाहे वो टीचिंग हो चाहे नॉन टीचिंग हो, सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। नॉन टीचिंग में 25 से 30 नंबर की हिंदी पूछी जाती है और अन्य में तो हिंदी पूछी ही जाती है। तो हम इस क्लास में आज सभी तथ्यों को क्लियर करेंगे, और अगर आप इस क्लास को पूरा देखेंगे तो मैं आशा करता हूं कि आप अपने 25 से 30 नंबर के जो क्वेश्चन हिंदी से आते हैं वो कभी भी गलत नहीं कर पाओगे, अगर ये क्लास आप 1 से 2 बार अवश्य देखें तो। और हम इसमें सभी तथ्यों को, जो मेन बिंदु हैं, उनको अंडरलाइन करेंगे, और आप चाहिए तो इन को नोट करें या उनको याद करें। तो जिस तरह भी आप उन्हें रखना चाहिए उसे याद करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। राष्ट्रभाषा पूछा है पहला। इससे पहले हमने लाइव में आपको क्लास दी थी। क्लास नेटवर्क प्रॉब्लम होने की वजह से क्लास को हमें बीच में ही स्थगित करनी पड़ी, और ये क्लास आपको रिकॉर्डिंग करके दी जा रही है। तो आशा करूंगा क्लास आप पूरा देखें, ताकि हिंदी के सभी डाउट आपके क्लियर हो। और इसमें हम सारा हिंदी के संबंधित क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, चाहे वो कहीं से भी पूछा जाए। तो पहला है राष्ट्रभाषा। तो राष्ट्रभाषा क्या है पूछा जाए तो राष्ट्रभाषा का शाब्दिक अर्थ है समस्त शब्द प्रयुक्त होने वाली भाषा, अर्थात जो भाषा जन जन में विचारों विनिमयों के लिए प्रयुक्त की जाती है, राष्ट्रभाषा कहलाती है। तो राष्ट्रभाषा का शाब्दिक अर्थ क्या है? समस्त शब्द प्रयुक्त होने वाली भाषा, अर्थात जो भाषा जन जन में विचार विनिमय, यानी कि विचार विनिमय एक दूसरे से आदान प्रदान करना के लिए प्रयुक्त की जाती है, उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा कोई संवैधानिक भाषा नहीं है, और राष्ट्रभाषा को कोई संविधान द्वारा क्या मान्यता नहीं दी गई है कि राष्ट्रभाषा ये होगी। जैसे हिंदी है, तो इसे भी संविधान द्वारा मान्यता नहीं दी गई है कि हिंदी राष्ट्रभाषा होगी। हाँ, राजकाज की भाषा हिंदी है, जिसे हम राजभाषा कहते हैं, बल्कि यह प्रयोगात्मक, व्यवहारिक व जन मान्यता प्राप्त शब्द है। क्या है ये? प्रयोगात्मक और व्यवहारिक जन मान्यता द्वारा क्या है? मान्यता प्राप्त है। राष्ट्रभाषा राष्ट्रीय एकता एवं अंतर्राष्ट्रीय संवाद संपूरक की आवश्यकता की उपज है। जो राष्ट्रभाषा है वो राष्ट्रीय में एकता एवं अंतर्राष्ट्रीय में संवाद करने के लिए क्या है? एक उपज है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। तो कब दिया गया? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, जब भारत आजाद हुआ उस समय की बात है, तो क्या हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। अगला है, नेक्स्ट तथ्य है जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी को आम बोलचाल की भाषा कहा है। तो कभी क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाए कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी को कौन सी भाषा कहा, तो क्या कहा? हिंदी को आम बोलचाल की भाषा जॉर्ज ग्रियर्सन ने पूछा। और अभी ही जॉर्ज ग्रियर्सन से संबंधित एक क्वेश्चन आया था, ये ग्राम विकास अधिकारी उत्तराखंड के, उसमें कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने गढ़वाली बोली की भाषाओं को कितने भागों में बांटा है? शायद ये क्वेश्चन था। तो कितने भाषाओं में बांटा था? 4 भाषाओं में। अब है राष्ट्रभाषा होने के लिए शर्तें या कसौटी। तो राष्ट्रभाषा होने के लिए क्या शर्तें होनी चाहिए और क्या कसौटी होना चाहिए, ये आप पढ़ेंगे। क्या कहा गया है कि शब्द भाषा सरल होनी चाहिए। पहला क्या होना चाहिए? शब्द भाषा क्या होनी चाहिए? सरल होनी चाहिए, अर्थात शब्द बोलने और लिखने की दृष्टि से सरल होनी चाहिए। शब्द क्या होने चाहिए? बोलने और लिखने की दृष्टि से सरल होने चाहिए। दूसरा पॉइंट है, भारत वर्ष के बहुत से लोग उस भाषा को बोलते हो तथा इसी अनुपात में से समझते हो। यह देश की संस्कृति की वाहक होनी चाहिए। और क्या होनी चाहिए? जो भाषा राष्ट्रभाषा में होगी उसको क्या होनी चाहिए? देश की संस्कृति की वाहक होनी चाहिए, और भारतवर्ष में अधिक से अधिक अनुपात में भाषा बोली जानी चाहिए, जैसे हिंदी है। अगला है राजभाषा। क्या है राजभाषा? वह भाषा जो देश के राजकीय कार्यों के लिए प्रयोग में लाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? राजभाषा। तो ये क्वेश्चन भी राजभाषा से संबंधित क्वेश्चन आया था, ये भी ग्राम विकास अधिकारी के
पेपर में आया था, इसलिए कह रहा हूँ कि चाहे वो नॉन टीचिंग हो या टीचिंग हो या किसी भी राज्य का कोई भी पेपर हो जिसमें हिंदी पूछी जाए, तो ये क्वेश्चन अवश्य आते हैं। तो आप इस क्लास को अवश्य देखें क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो वह भाषा जो देश के राजकीय यानी कि राजकीय कार्यों के लिए प्रयोग में लाई जाती है। राज्य के जो कार्य होते हैं, सरकारी कार्य का काम कार्य में जो भाषा प्रयोग में लाई जाती है उसे क्या कहते हैं? राजभाषा। इसका शाब्दिक अर्थ है राजकाज की भाषा। तो इसको अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो ये क्या है? राजकाज की भाषा। राजाओं नवाबों के समय इसे दरबारी भाषा कहते थे। तो जब भारत में राजाओं का समय था या नवाबों का समय था तो उस समय की हिंदी को क्या कहा जाता था? दरबारी भाषा कहते थे। राजाओं के समय की बात है। राजभाषा कोई भी भाषा हो सकती है। राजभाषा कोई भी हो सकती है, चाहे वो हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू कुछ भी हो सकती है, लेकिन वो भी एक विशेष तरीके से हो सकती है। तो आप ध्यानपूर्वक क्लास को देखें ताकि आपके डाउट क्लियर हो। क्या होना चाहिए कि राजभाषा कोई भी भाषा हो सकती है, किंतु क्या होना चाहिए? संस्कृत और सिंधी को किसी भी राज्य में राजभाषा का दर्जा नहीं दिया गया और संस्कृत और सिंधी को किसी भी राज्य में राजभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है अभी तक। तो क्या नहीं दिया गया है? संस्कृत और सिंधी भाषा को। और अगर संस्कृत पूछा जाए तो ये क्या है? उत्तराखंड राज्य की द्वितीय भाषा है संस्कृत। तो ध्यान रखना, अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा कौन सी है तो वो संस्कृत है और पहली हिंदी। नेक्स्ट तथ्य है, क्या है नेक्स्ट? राजभाषा एक संवैधानिक शब्द है। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया। किस रूप से राजभाषा घोषित किया गया? संवैधानिक रूप से। तो कभी क्वेश्चन पूछा जाए परीक्षा में, क्या पूछा जाएगा कि राजभाषा हिंदी को राजभाषा क्या पूछा जाएगा? हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया? तो क्या बताओगे? 14 सितंबर 1949 को क्या किया गया? हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। और प्रतिवर्ष 14 सितंबर को क्या हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो पूछा जाए हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब है अनुच्छेद। तो ये अनुच्छेद भी महत्वपूर्ण है। इन अनुच्छेदों को आप अवश्य ध्यान रखना क्योंकि परीक्षा में कभी भी पूछे जा सकते हैं और अनुच्छेद हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो अनुच्छेद 120 के अनुसार क्या है? अनुच्छेद 120 के अनुसार संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा हिंदी या अंग्रेजी होगी। तो क्या कहा गया है? अनुच्छेद 120 के अनुसार संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा हिंदी या अंग्रेजी होगी, किंतु लोकसभा या राज्यसभा अध्यक्ष किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में क्या पूछा गया है? कोई भी सदस्य अध्यक्ष, चाहे वो राज्यसभा का हो या लोकसभा का हो, वह किसी भी सदस्य को उसकी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने के लिए बाध्य नहीं करेगा। और 8वां पॉइंट है, संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध ना करे तो 15 वर्ष की अवधि के पश्चात या अंग्रेजी में शब्दों का लोप किया जा सकता है। ये कौन सा अनुच्छेद कह रहा है? 120। और अगला अनुच्छेद है 210। तो 210 में क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 210 के अनुसार राज्य विधान मंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा कौन सी होगी, यह चुनने का अधिकार राज्य को है। तो अनुच्छेद 210 के अनुसार क्या कहा गया है कि राज्य विधान मंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा कौन सी होगी, यह चुनने का अधिकार राज्य को है। केंद्र इसकी कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता है कि राज्य अपनी भाषा कौन सी चुनना है। किसके अनुसार? अनुच्छेद 210 के अनुसार। अर्थात राज्य अपने अनुसार अपनी राजभाषा चुन सकता है। तो राज्य क्या है? अपनी इच्छा अनुसार अपनी राजभाषा चुन सकता है। तो कोई भी राज्य अपनी राज्य में किसी भी भाषा को अपनी राजभाषा चुन सकता है। ये कौन सा अनुच्छेद कह रहा है? अनुच्छेद 210 कह रहा है। और अगला है अनुच्छेद 343। तो अनुच्छेद 343 के अनुसार क्या है? संघ की राज्य भाषा और हिंदी लिपि देवनागरी होगी। क्या कहा गया है? अनुच्छेद 343 के अनुसार कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि क्या होगी? देवनागरी। ये कहा गया है अनुच्छेद 343 के अनुसार कि संघ की जो राज्य भाषा है उसकी लिपि वो क्या होनी चाहिए? हिंदी, और उसकी लिपि क्या होगी? देवनागरी। अंकों का रूप क्या होगा? भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा। और जो अंक हैं वो क्या होंगे?
उनका रूप क्या होगा, भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा, जो अंतरराष्ट्रीय यानी कि पूरे राष्ट्र में उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे 1 2 3 कौन से है, अंतरराष्ट्रीय अंक हैं, तो इसका ही प्रयोग क्या किया जाता है, पूरे वर्ल्ड में किया जाता है। तो जिसका अंकों का रूप क्या होना चाहिए, अंतरराष्ट्रीय होगा। ये कौन से अनुच्छेद कर है, 343। तो अनुच्छेद 343 में क्या याद रखना है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी और अंकों का रूप क्या होगा, अंतरराष्ट्रीय होगा। यह अनुच्छेद 343 के द्वारा कहा गया है। अगला अनुच्छेद है 345। तो 345 क्या कह रहा है कि राज्य की भाषा प्रादेशिक भाषा या हिंदी ना होने पर ऐसी व्यवस्था होने पर अंग्रेजी बनी रहेगी। अगर क्या कहा गया है कि राज्य की भाषा अगर हिंदी ना होगी तो उस बेस पे क्या होगा, अंग्रेजी उस राज्य की भाषा बनी रहेगी। ये कौन कह रहा है, अनुच्छेद 345। और अनुच्छेद 348 के अनुसार क्या कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और संसद और राज्य विधानमंडल में विधेयकों व अधिनियमों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा यदि किसी भाषा का प्रावधान ना हो तो अंग्रेजी में प्रयुक्त कार्य लिए जा सकते हैं। ये कौन कह रहा है, अनुच्छेद 348 कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, संसद और राज्य विधानमंडल में क्या होगा, अंग्रेजी भाषा प्रयोग हो सकती है, वो भी अगर हिंदी ना होने पर। तो कौन सा अनुच्छेद कह रहा है, 343। वहीं अगला नेक्स्ट अनुच्छेद है 350। तो अनुच्छेद 350 के अनुसार व्यवस्था के निवारण के लिए प्रार्थना पत्र क्या कहा गया है, अनुच्छेद 350 के अनुसार व्यवस्था के निवारण के लिए प्रार्थना पत्र में प्रयोग की जाने वाली भाषा किसी भी भाषा में। अनुच्छेद 351 है के अनुसार हिंदी के विकास के लिए निर्देश यह है कि संघ हिंदी भाषा का विकास और प्रसार करेगा। तो अनुच्छेद 351 में क्या कहा गया है कि संघ हिंदी भाषा का विकास और प्रसार करेगा। ये कौन सा अनुच्छेद कह रहा है, 351। अगला है 8वीं अनुसूची। तो 8वीं अनुसूची को अब हम पढ़ेंगे कि 8वीं अनुसूची संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित 22 भाषाओं का स्रोत संस्कृत को माना गया है। तो 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, 22। सबसे पहले कितनी भाषाएं थी, 14, फिर 4 जोड़ी गई, फिर 4 भाषाएं जोड़ी गई, तो कुल भाषाएं कितनी हुई, 22। तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं कौन सी है, तो 8वीं अनुसूची में सबसे पहले कितनी भाषाएं थी, 14 थी। तो वो 14 कौन सी है, असमिया, बांग्ला, गुजराती, कश्मीरी, मलयालम, कन्नड़, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, हिंदी। ये 14 भाषा क्या थी, सबसे पहले 8वीं अनुसूची में ली गई। उसके बाद जोड़ी गई अगली भाषाएं। अब अगली कुछ भाषाएं 22 भाषाएं हैं जिसे हम यहां देखेंगे। तो जो 14 भाषाएं थी वो कौन सी थी, 8वीं अनुसूची में। अब मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, कौन सी थी भाषा, संविधान में 14 भाषाएं थी, कौन सी थी, सिंधी भाषा को 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत 71वें संविधान संशोधन के तहत 4 भाषाओं को क्रमशः 16वीं कोणार्की और 17वीं मणिपुरी, 18वीं कौन सी थी, नेपाली को सम्मिलित किया गया। किसके अनुसार, 21वां संविधान संशोधन 71वें संविधान संशोधन के तहत 1967। और 92वां संविधान संशोधन कब हुआ, 2003 में। इसके तहत भी 4 भाषाएं, 3 भाषाएं जोड़ी गई, कौन कौन सी, बोडा, डोगरी, मैथिली, कौन सी जोड़ी गई, बोडो, डोगरी और मैथिली, और संथाली को शामिल किया गया। किसके द्वारा, 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। कितनी भाषाएं जोड़ी गई, 4 भाषाएं, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये 4 भाषाएं जोड़ी गई। तो कितनी बनी, 22 भाषाएं। अब है बोली। तो पूछा जाता है क्वेश्चन बोली के बारे में भी, तो आपको बोली को भी ध्यानपूर्वक सुनना और समझना है। तो क्या कहा गया है, बोली क्या है, एक छोटे से क्षेत्र में या सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। बोली मौखिक स्तर पर होती है।
क्या होती है, मौखिक स्तर पर होती है, बोली लिखित स्तर पर नहीं। तो बोली की कोई लिपि नहीं होती है। जब लिखित ही नहीं होगी बोली तो उसकी क्या होगी, लिपि ही नहीं होगी। तो आपको ध्यान रखना है कि बोली एक छोटे से क्षेत्र में या सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा होती है बोली। और ये क्या है, मौखिक स्तर पर होती है, क्योंकि हर क्षेत्र की अपनी अपनी एक बोली होती है, जिसे हम चाहे वो किसी भी क्षेत्र के हो तो उनका एक अपना अलग सी बोली होती है, जो एक छोटे से सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। तो उसे क्या कहते हैं, बोली कहते हैं। तो पूछा जाए कभी क्वेश्चन कि बोली किसे कहते हैं, तो क्या बताओगे, एक छोटे से क्षेत्र में या सीमित क्षेत्र हो या छोटा सा क्षेत्र हो में बोली जाने वाली भाषा या बोली, उसे क्या कहते हैं, बोली कहते हैं। और बोली क्या होती है, मौखिक स्तर पर होती है और बोली की कोई लिपि नहीं होती है। और भाषा क्या है, बोली के अगले चरण के रूप में भाषा को जाना जाता है। तो बोली के अगले चरण में किसको जाना जाता है, भाषा को। इसका क्षेत्र बोली से बहुत व्यापक होता है। जो भाषा होती है उसका क्षेत्र क्या होता है, बोली एक सीमित क्षेत्र की होती है और भाषा एक व्यापक क्षेत्र की होती है। इसमें व्यापक साहित्य सर्जन होता है और इसमें क्या होता है, साहित्य भी सर्जन होता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, भाषा। तो प्रत्येक भाषा की लिपि निर्धारित होती है और जो भाषा होगी उसकी क्या होगी, लिपि होगी। और भाषा लिखित स्तर पर होती है, तो जो भाषा की लिपि होगी वो भी क्या होगा, लिखित स्तर पर होगी, तो उसे क्या हम भाषा कहते हैं। तो आपको समझना है, क्लास को रटना नहीं है। अगर आप समझ गए तो परीक्षा में कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप गलत नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि एक भाषा के अंतर्गत कई उपभाषाएं होती है। क्या कहा गया है, एक भाषा के अंतर्गत कई उपभाषाएं होती है और एक उपभाषा के अंतर्गत कई बोलियां होती है। और जो एक उपभाषा होती है उसके अंतर्गत क्या होती है, कई उप बोलियां होती है। सर्वप्रथम एक अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारी जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक भारतीय भाषा सर्वेक्षण, पूछा जाए कभी कि भारतीय भाषा सर्वेक्षण पुस्तक किसकी है, तो भारतीय भाषा सर्वेक्षण पुस्तक किसकी है, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की पुस्तक है। ने हिंदी का उपभाषा व बोलियों में सर्वेक्षण वर्गीकरण विकसित किया है। तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक भारतीय भाषा सर्वेक्षण में क्या किया है, हिंदी भाषा की बोलियों का वर्गीकरण किया है। और पूछा जाए भारतीय भाषा सर्वेक्षण पुस्तक किसकी है, तो यह है जॉर्ज ग्रियर्सन की। तो साथियों, ये उत्तराखंड में वीडियो, वीपीडीओ, पुलिस और समस्त नॉन टीचिंग, टीचिंग से संबंधित परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आज इस क्वेश्चनों को आपको बारीकी से सॉल्व करा रहा हूँ कि आपके कभी भी कोई क्वेश्चन गलत ना हो। तो क्लास को पूरा अवश्य देखना, चाहे क्लास आप 1 या 2 बार देखें, आप कभी भी हिंदी के क्वेश्चन कभी गलत नहीं कर पाओगे, ये मैं आपसे दावा करता हूँ, अगर आपने ध्यानपूर्वक क्लास को सुन और देख लिया। अगला है विभाषा। विभाषा क्या होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि बोली और भाषा के बीच की स्थिति को विभाषा कहते हैं। क्या है, विभाषा क्या है, बोली और भाषा। बोली एक सीमित क्षेत्र में होती है और भाषा क्या होती है, व्यापक क्षेत्र में। तो क्या याद रखना है आपको, विभाषा अगर पूछा जाए तो बोली और भाषा के बीच की स्थिति को क्या कहते हैं, विभाषा कहते हैं। तो ध्यान रखना, बोली और भाषा के बीच की जो स्थिति होती है उसे विभाषा कहते हैं। विभाषा का क्षेत्र बोली से अधिक किंतु भाषा से कम विस्तृत होता है। तो जो विभाषा है, विभाषा उसका क्षेत्र बोली से अधिक तो होता है किंतु भाषा से कम होता है, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, बोली और भाषा के बीच की स्थिति को क्या कहते हैं, विभाषा। इसमें साहित्य रचनाएं प्राप्त होने लगती है और विभाषा में क्या होती है, साहित्यिक रचनाएं भी की जाती है, क्योंकि हर क्षेत्र की अपनी भाषा या बोली होती है, तो उसमें वो अपनी क्या करते हैं, साहित्य रचनाएं लिखते हैं। अब हिंदी की विभाषा, हिंदी की भाषा, उपभाषाएं एवं बोलियां। तो अब क्या पढ़ेंगे हम, हिंदी की भाषा, उपभाषा और बोलियां। तो कौन कौन सी है, ब्रज, खड़ी बोली, अवधी, मैथिली, भोजपुरी। ये क्या है, हिंदी की भाषा है, उपभाषाएं और बोलियां भी हैं। तो विभाषा सूत्र, इस सूत्र के द्वारा भारत की एकता भावना को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। तो क्या देखेंगे, विभाषा का सूत्र, एक हो गया मातृभाषा और दूसरा राष्ट्रभाषा। तो राष्ट्रभाषा क्या होती है, हिंदी भाषी राज्यों के लिए दक्षिण की राजभाषा भाषा और दक्षिण की भाषी
राज्यों के संपूरक भाषा लिए उत्तर भारत की कोई भाषा। तो ये क्या होती है, भाषाएं की क्या है, भाषा का सूत्र है। तो क्या देखना है आगे आपको, विशेष देखना है आपको कि मीन क्या है। आपको याद रखना है कि जिस भाषा में आचार विचार यानी आपस में बात करते हैं, खड़ी बोली जो लिखते हैं, उन्हें क्या कहते, देवनागरी लिपि। किसमें करते हैं, देवनागरी लिपि में। और मुख से कोई ध्वनि निकलती है वह अक्षर कहलाता है। तो जब हम मुख से कोई ध्वनि उच्चारित करते हैं तो अक्षर कहलाते हैं। अक्षर का लिखित रूप क्या होता है, वर्ण होता है। तो अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि हिंद बोली की सबसे छोटी ध्वनि है तो कौन सी है, वर्ण या ध्वनि को मानते हैं, कहते हैं बोली की सबसे छोटी इकाई। वर्ण के समूह को वर्णमाला कहते हैं। जो वर्णों का एक समूह बनता है तो उसे क्या कहते हैं, वर्णमाला। ब्रज, अवधी, खड़ी बोली, भोजपुरी, मैथिली। अब इनकी लिपि को हम देखेंगे और पढ़ेंगे। क्या है कि लिपि क्या है, बोली और भाषा ध्वनि रूप से होते हैं। इन ध्वनियों को हम जब संकेत या चिन्हों के रूप में प्रदर्शित करते हैं तब उसे लिपि कहा जाता है। तो लिपि क्या है, बोली और भाषा ध्वनि के रूप होते हैं। जो हम बोली और बोलते हैं, जो भाषा या बोली हम बोलते हैं और उससे जो ध्वनि हमारे मुख से निकलती है, उसके सांकेतिक, उनके चिन्हों के रूप को क्या कहते हैं, बोली कहते हैं। वो क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। जो ध्वनि हमारे मुंह से निकलती है तो वो क्या है, एक ध्वनि है। और ध्वनि क्या है को क्या कहते हैं, चिन्ह। और चिन्ह से को अगर हम लिपि में लिखेंगे तो उन्हें क्या कहा, लिपि। प्रत्येक भाषा के लिखने के लिए उसकी अपनी एक लिपि होती है। तो हम जिस भाषा को भी लिखते हैं उसकी क्या होती है, लिपि होती है। जैसे हिंदी, अगर हमने हिंदी लिखा, मराठी और नेपाली की देवनागरी है। तो हिंदी, मराठी और नेपाली की लिपि पूछी जाए तो कौन सी लिपि है, देवनागरी। और पंजाबी की लिपि, अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए पंजाबी की कौन सी लिपि है तो क्या बताओगे, पंजाबी की लिपि गुरुमुखी। और अंग्रेजी की लिपि पूछी जाए तो रोमन बताओगे। और आपको ध्यान रखना है, हिंदी, मराठी और नेपाली ये तीनों की लिपि क्या है, देवनागरी है। हिंदी, मराठी और नेपाली की लिपि क्या है, देवनागरी है। और पंजाबी की गुरुमुखी लिपि है। और अंग्रेजी की लिपि कौन सी है, रोमन लिपि है। तो ये आपको याद रखना है। भारत की सभी लिपियां ब्राह्मणी लिपि से ही निकलती है। तो जो भारत की सभी लिपियां हैं उनकी लिपि क्या है, ब्राह्मणी लिपि है। ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग वैदिक आर्यों से नहीं शुरू किया। तो जो ब्राह्मणी लिपि है उसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया, वैदिक आर्यों ने शुरू किया। देवनागरी लिपि को लोकनागरी एवं हिंदी लिपि भी कहा जाता है। तो देवनागरी लिपि को क्या कहा जाता है, लोकनागरी या एवं हिंदी लिपि भी कहा जाता है। यह लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। तो आपको एक विशेष चीज ध्यान रखना है कि पूछा जाए देवनागरी लिपि कहाँ से, मतलब किस तरह लिखी जाती है, क्वेश्चन कई बार पूछी जाती है, पूछा जाता है कि देवनागरी लिपि, और ऑप्शन दिया जाएगा कि बाईं से दाईं या दाईं से बाईं, ये ऐसा दिया जाता है। तो देवनागरी लिपि क्या है, बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि देवनागरी लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखेंगे हिंदी साहित्य। अब आए हम हिंदी साहित्य पर। तो साहित्य की निश्चित संक्षिप्त परिभाषा देना संभव नहीं है, क्योंकि परिभाषा का निर्माण वस्तुनिष्ठता के आधार पर होता है, जबकि साहित्य की मूल प्रकृति आत्मनिष्ठ है। पुराने समय में इसकी परिभाषा देना का एक प्रयास आचार्य कुंतक ने किया। उन्हें आचार्य भामक द्वारा दी गई परिभाषा शब्दार्थों सहित काव्यम, ये पूछा जाता है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये पूछा जाता है कि शब्दार्थों सहित काव्य किसने कहा, तो क्या याद रखोगे, भामा ने। तो शब्दार्थों, शब्द और अर्थ सहित काव्य का निर्माण होता है। तो शब्दार्थों सहित काव्य, शब्द अर्थ ही काव्य है। शब्द के द्वारा जो अर्थ निकलता है वही काव्य है। किसने कहा, भामा ने। व्याख्या करते हुए कहा है कि वाड्मयी वाणी भाषा 3 प्रकार के होते हैं। तो उन्होंने क्या किया है, व्याख्या करते हुए कहा है कि वाड्मयी वाणी भाषा 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 वार्ता।
यह वर्णमय है जिसमें अर्थ का महत्व शब्द से अधिक होता है। क्या है? जिसमें अर्थ का महत्व शब्द से अधिक होता है। लौकिक जीवन की बातचीत और लोक साहित्य में ऐसा दिखता है। मुहावरों की भाषा जैसे क्या होती है? नाकों चने चबाना। तो ये मुहावरा है, नाकों चने चबाना और दांत खट्टे करना इत्यादि अर्थ की प्रधानता पर आधारित है। किसके अर्थ किस पर आधारित है? तो अर्थ की प्रधानता पर ये आधारित है। दूसरा है शास्त्र। वर्णमय का वह हिस्सा जिसमें शब्द का महत्व अर्थ से बहुत अधिक होता है। इसमें शब्द का जरा सा परिवर्तन अर्थ को क्षति पहुंचाता है। वैज्ञानिक विषयों का वर्णमय इसी का उदाहरण है। आपको ये याद नहीं करना है, लेकिन मोटा मोटा अवश्य देख लेना है ताकि आपको कभी भी ध्यान रहे। जो मैं आपको टिक कराऊंगा और आपको बताऊंगा ये याद करना, इसे आप अवश्य याद करना। अगला है साहित्य काव्य। यह इन दोनों से अलग इस अर्थ में है कि यहाँ शब्द और अर्थ दोनों में से कुछ भी अत्यंत गौण नहीं होता। इसमें शब्द और अर्थ दोनों महत्वपूर्ण होते हैं तथा उनमें महत्व हेतु परंपरा प्रतिस्पर्धा होती है। आधुनिक काल में साहित्य शब्द का अर्थ बदलने लगा है। अब साहित्य सिर्फ कला या विकास की वस्तु नहीं रहा, बल्कि समाज के यथार्थ से जुड़ने लगा। यहाँ साहित्य का अर्थ समाज का व्यापक हित है। इस शब्द के अनुसार साहित्य वही रचना है जो समाज के व्यापक हित को ध्यान में रखकर की गई है। साथियों, अगर मैं इनका अर्थ आपको ज्यादा डीपली समझाऊं तो समय ज्यादा लगेगा, इसलिए मैं पढ़ता जा रहा हूं। आप ध्यानपूर्वक सुने ताकि क्लास ज्यादा लंबी ना हो। अगला है, इन दोनों परिभाषाओं में साहित्य की बताई हुई विशेषताओं में एक और विशेषता है सौंदर्य और रम्यता। साहित्यिक रचना सौंदर्य से युक्त होती है जो हमारे चित्त को प्रभावित करती है। इन सभी लक्षणों के आधार पर साहित्य की परिभाषा देने का प्रयास किया जा सकता है। हम कह सकते हैं कि साहित्य वर्णमय का वह रूप है जिसमें सौंदर्य के साथ समाज के व्यापक हित की भावना विद्यमान होती है तथा जिसमें शब्द और अर्थ दोनों के महत्व प्रतिस्पर्धा लगी रहती है। अब है काव्य। तो काव्य कैसे क्या क्या होते हैं आपको ध्यान रखना है। काव्य दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। तो पहला है महाकाव्य, पूर्व पर संबंध और खंड काव्य। ये क्या होते हैं? काव्य दो प्रकार के होते हैं, आपको ध्यान रखना है। प्रबंध काव्य खंड काव्य भी हो सकता है और महाकाव्य भी हो सकता है। तो अब देखेंगे प्रबंध काव्य। क्या पढ़ेंगे? प्रबंध काव्य। प्रबंध काव्य महाकाव्य के नियमों या पारंपरिक नियम। तो पहला देखेंगे, महाकाव्य का नायक धीरोदत्त दात होना चाहिए। तो महाकाव्य का जो नायक है वो कैसा होना चाहिए? धीरोदत्त दात होना चाहिए। धीरोदत्त दात होना चाहिए महाकाव्य का नायक। दूसरा है, चारों पुरुषार्थों का वर्णन होना चाहिए। तो उसमें क्या होना चाहिए? चारों पुरुषार्थों का वर्णन होना चाहिए। क्या? कौन से? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो जो प्रबंध काव्य का नायक होता है तो उसमें क्या होना चाहिए? धर्म, अर्थ को जानने वाला, काम को समझने वाला, मोक्ष की प्राप्ति रखने वाला। ये चार गुण किसमें होने चाहिए? प्रबंध काव्य के नायक में। तीसरा है, छंदों की विविधता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? छंदों की विविधता होनी चाहिए। एक सर्ग में एक ही छंद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक सर्ग में एक ही छंद होना चाहिए, ना कि एक सर्ग में आप कई से छंदों का प्रयोग करें। उसी सर्ग का अंतिम छंद अलग होना चाहिए और जो सर्ग है उसका अंतिम सर्ग क्या होना चाहिए? अलग होना चाहिए। चौथा है, रचना की शुरुआत में मंगलाचरण होना चाहिए। तो जो प्रबंध काव्य है उसकी रचना की शुरुआत में क्या होना चाहिए? मंगलाचरण होना चाहिए। वहीं सज्जन की प्रशंसा और दुर्जन की निंदा होनी चाहिए। तो इसमें प्रबंध काव्य में क्या होना चाहिए? सज्जन की प्रशंसा होनी चाहिए और दुर्जन की निंदा होनी चाहिए, इसीलिए वो प्रबंध काव्य कहलाएगा। अगर इसमें दुर्जन की प्रशंसा और सज्जन की निंदा की जाए तो प्रबंध काव्य नहीं कहा जाएगा। समाज या संस्कृति का संपूर्ण चित्रण होना चाहिए। तो प्रबंध काव्य में समाज और संस्कृति का भी संपूर्ण चित्रण होना चाहिए। रचनाओं में 8 या अधिक सर्ग होना चाहिए। तो प्रबंध काव्य में क्या होना चाहिए? 8 सर्ग से अधिक होना चाहिए। और पढ़ने वाले को पाठक नैतिक रूप से उत्कर्ष होना चाहिए। तो जो पढ़ने वाला पाठक है उसमें उसको क्या? उसमें नैतिक गुण भी होने चाहिए प्रबंध काव्य में, जिससे कि उसके अंदर उत्कर्ष मतलब पाठ से जो प्रबंध काव्य है उसे पढ़ने में उत्सुकता हो, यानी कि खुशी
और उत्साह उत्पन्न हो। ये क्या होनी चाहिए प्रबंध काव्य में। तो महाकाव्य के आधुनिक नियम डॉक्टर नगेंद्र के नियम अनुसार क्या हैं, तो ये हम आगे पढ़ेंगे। क्या होना चाहिए, नंबर 1 उदात्त या महत्वपूर्ण कथानक होना चाहिए। दूसरा है उदात्त भाव होना चाहिए। तीसरा है उदात्त चरित्र होना चाहिए। उदात्त कार्य होना चाहिए। अंतिम भाग में गरिमा होनी चाहिए और उदात्त शैली होनी चाहिए। ये किसमें, प्रबंध काव्य के बारे में कहा गया। अब है महाकाव्य के तत्व। तो कभी पूछा जाए महाकाव्य के तत्व कितने हैं, तो क्या बताओगे, 4 प्रकार के महाकाव्य के तत्व होते हैं। नंबर 1 भाव प्रधान, चरित्र प्रधान, वर्णन प्रधान और चौथा है घटना प्रधान। पहला क्या है, भाव प्रधान। जैसे कामायनी किसकी है, जयशंकर प्रसाद की। तो देखो अगर आपको कभी क्वेश्चन पूछा जाए कामायनी किसकी रचना है, तो जयशंकर प्रसाद की, और कैसी है, भाव प्रधान है। तो आपको हर टॉपिक को ध्यानपूर्वक से देखना पड़ेगा ताकि आपको याद रहे। तो कामायनी क्या है, भाव प्रधान रचना है इसकी, जयशंकर प्रसाद की। और चरित्र प्रधान क्या है, रामचरितमानस। किसने लिखा, तुलसीदास ने। तो कभी पूछा जाए चरित्र प्रधान रचना कौन सी है, तो क्या लगाओगे, रामचरितमानस किसकी है, तुलसीदास की। और वर्णन प्रधान किसकी है, रामचंद्रिका। किसकी रचना है, केशवदास की। सबसे अच्छे महाकाव्य चरित्र प्रधान महाकाव्य माने जाते हैं। तो क्या कहा गया है, जो सबसे अच्छे महाकाव्य होते हैं वो कौन से होते हैं, चरित्र प्रधान महाकाव्य माने जाते हैं। और घटना प्रधान क्या है, पृथ्वीराज रासो। ये क्या है, घटना प्रधान महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो। और किसका है, ये चंद्र बरदाई का ये महाकाव्य है। तो किसके बारे में कहा गया इसमें, पृथ्वीराज चौहान के बारे में। और इसकी नायिका कौन है, राजमती। अगला अब देखेंगे खंड काव्य। तो खंड काव्य भी आपको ध्यानपूर्वक से देखना है क्योंकि पूछा जाता है खंड काव्य के बारे में कि खंड काव्य किसे कहते हैं। तो कभी पूछा जाए तो आपको याद रखना है, मैं इसे हटा देता हूँ। खंड काव्य पहला क्या पॉइंट है कि एक पक्ष को लेकर चलता है। तो जो खंड काव्य होता है वो एक पक्ष को लेकर चलता है। एक पक्ष बोले तो किसी भी घटना का एक तथ्य को लेकर चलता है, ना कि पूरी घटना को लेकर चले। किसी भी कहानी का या किसी भी चीज का एक टॉपिक पकड़ करके चलता है, उसे खंड काव्य कहते हैं। जैसे व्यक्ति घटना स्थिति, तो चाहे वो व्यक्ति की हो या किसी घटना की या किसी कोई स्थिति की, घटना स्थिति की, तो उसे क्या कहते हैं, खंड काव्य। यह एक व्यक्ति या एक पक्ष पर ही केंद्रित होते हैं। तो जो खंड काव्य है वो एक व्यक्ति की एक घटना पर ही केंद्रित होगा, ना कि उसमें सब कुछ मिला दिया जाए तो वो खंड काव्य नहीं कहा जाएगा। ना कि समाज पर, और समाज पर नहीं लिखा जा सकता है क्योंकि समाज क्या है, समाज में अधिक लोग होते हैं और व्यापक स्तर पर होता है समाज। और एक व्यक्ति जो निजी व्यक्ति कहलाता है तो उसकी घटनाओं पर आधारित होता है, या कोई घटना घटी हो उस पर आधारित हो, तो ऐसे में उसे घटना क्या कहते हैं, खंड काव्य। ऐसी स्थिति में कविता के लिए सिर्फ भावों का है क्षेत्र बचा। द्विवेदी युग के कवि इस चुनौती को नहीं समझ सके, इसलिए कविताओं में विचारों और वर्णों की प्रस्तुति करके गद्य से लोहा लेते रहे। इस प्रक्रिया में कविता को लाभ तो नहीं हुआ, बल्कि उनकी कविताएं अपने स्वरूप में गद्यात्मक तथा इतिवृत्तात्मक हो गई। तो जो इतिवृत्तात्मक शब्द है इसे आपको ध्यान रखना है, ये पूछा जाता है कि इतिवृत्तात्मक क्या है। पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, इतिवृत्तात्मक शब्द इतिवृत्तात्मक कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है, द्विवेदी युग को इतिवृत्तात्मक भी कहा जाता है, ये आपको भी ध्यान रखना है। अगला है छायावाद के कवियों ने बदलते हुए समय की नब्ज को पहचाना। किसने पहचाना, छायावाद के कवियों ने बदलते हुए समय की नब्ज को पहचाना, कविता के स्वरूप में संशोधन किया और उन्होंने मुख्यतः गीत और प्रगति लिखी तो तीव्र भावनाओं के बाहर थे। इसके अतिरिक्त उन्होंने पारंपरिक प्रबंध काव्यों के इतिवृत्तात्मक प्रसंगों को कम करते हुए भावात्मक प्रसंगों को बनाए रखे हुए ऐसी कविताएं रची जो आकार में क्या है, आकार में पुराने प्रबंधों काव्यों से आकार में छोटी थी किंतु मुक्तक कविताओं से लंबी थी। कोई उपयुक्त नाम ना मिलने के कारण उस समय इन्हें लंबी कविता कह दिया गया और यही नाम आज तक प्रचलित है। तो क्या कहा गया, लंबी कविता। अब आपको ध्यान क्या रखना है
कि आत्मनिष्ठ व्यक्तिनिष्ठ क्या होता है, स्वयं पर निर्भर, और वस्तुनिष्ठ क्या होता है, वस्तु पर निर्भर और सभी के लिए समान, उसे क्या कहते हैं, वस्तुनिष्ठ। तथ्य जिसे मानने के लिए सभी बाध्य हो, उसे क्या कहते हैं, तथ्य। और एक आदेश अनुसारी होता है, अर्थात केवल एक पक्ष को लेकर चलता है, जैसे क्या है, व्यक्ति, घटना, काल, स्थिति। इसमें छंद परिवर्तन जरूरी नहीं होता है। जयद्रथ वध किसका है, मैथिली शरण गुप्त का। तो पूछा जाए जयद्रथ वध किसकी रचना है, तो ये क्या है, मैथिली शरण गुप्त की है। भारत भारती भी किसकी है, मैथिली शरण गुप्त की है। अब आइए गद्य काव्य पे। तो गद्य काव्य किसे कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ऐसा काव्य जो विस्तार पूर्ण व्यास शैली में लिखा जाता है, उसमें गेयता नहीं होती, तो उसे क्या कहते हैं, गद्य काव्य। किस शैली में लिखी जाती है, व्यास शैली में। तो आपको याद रखना है कि व्यास शैली में कौन सा काव्य लिखा जाता है, गद्य काव्य। उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, एकांकी गद्य की विधा है। तो किसकी विधा है, उपन्यास हो, कहानी हो, नाटक हो, निबंध हो, एकांकी हो, ये किसकी विशेषता है, गद्य काव्य की विशेषता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है पद काव्य। तो पद काव्य किसे कहते हैं, पद काव्य मुख्यतः भावनाओं से प्रभावित होकर लिखा जाता है। तो क्या लिखा जाता है पद काव्य में, भावनाओं से प्रभावित होकर लिखा जाता है पद काव्य। तो आपको याद रखना है, पद काव्य मुख्यतः भावनाओं से प्रभावित होकर लिखा जाता है। इसमें गेयता एवं संगीतात्मकता होती है। तो जो पद काव्य है उसमें गेयता एवं संगीतात्मकता होती है। उदाहरण के लिए गीत हो गए, प्रगीत हो गए, पहेलियां, मुकरियां, ढोकशला, ये किसमें लिखे जाते हैं, पद काव्य में। गद्य और पद काव्य की मिश्रित शैली को चंपू काव्य कहते हैं। तो ये विशेष महत्वपूर्ण है कि चंपू काव्य पूछा जाता है कि किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, गद्य और पद काव्य की मिश्रित शैली को चंपू काव्य कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, नोट डाउन करना है। गद्य और पद काव्य की मिश्रित शैली को चंपू काव्य कहते हैं। तो जिन पे मैं गोला कर रहा हूं, जिन्हें मैं ब्रैकेट में कर रहा हूं, तो आपको वो याद रखने हैं और जिन चीजों पर विशेष ध्यान रखना है, जिनको मैं क्या करूं, हेडलाइट करूं, तो आपको वो विशेषता याद रखना है। अगला है मुक्तक काव्य। तो मुक्तक काव्य क्या होता है, ये भी आपको आज समझ आएगा कि मुक्तक काव्य किसे कहते हैं। मुक्तक काव्य के निम्न भेद हैं। तो क्या है, मुक्तक काव्य के निम्न भेद हैं। तो इसमें पहला क्या आएगा, गीति काव्य। तो गीति काव्य पूछा जाए किसके अंतर्गत आता है, तो मुक्तक काव्य का। और गीति काव्य में क्या होना चाहिए, यह भावनाओं की चरण तीव्रता में लिखे जाते हैं। तो जो गीति काव्य है उसमें क्या होती है, ज्यादातर क्या होती है, आदमी की या किसी की भी अपनी भावनाएं होती है, जिसमें वो अपने गीतों को गाता है। इसे गाया जा सकता है, और जो गीति काव्य होता है वो क्या गाया जा सकता है, ये भी आपको ध्यान रखिएगा। इसमें भाव वैयिकता होती है, इसमें भाव वैयिकता होती है। और पांचवा पॉइंट क्या है, गीत और पद समान होते हैं किंतु पद में भक्ति भाव होते हैं। इसमें गीत और पद समान होते हैं और किंतु क्या है, पद में भक्ति भाव होते हैं। जो पद होते हैं उसमें भक्ति भाव भी होते हैं। ये क्या है, गीति काव्य की विशेषता है, और ये किसके अंतर्गत आता है, मुक्तक काव्य के। अब आगे देखेंगे परगीत। तो आपको परगीत किसे कहते हैं समझना है कि इसमें गीत से ज्यादा भाव एकता होती है। तो परगीत जो है उसमें गीत से ज्यादा इसके महत्व होता है, भाव का ज्यादा महत्व होता है। इसमें छंद भंग हो जाता है, और जो परगीत है इसमें क्या होता है, छंद भंग हो जाता है। इसमें गेयता समाप्त हो जाती है, और जो गेयता है वो समाप्त हो जाती है। निराला ने सबसे ज्यादा परगीत की रचना की। तो पूछा जाए निराला ने सबसे ज्यादा किसकी रचना की, तो किसकी की, प्रगीत की। प्रगीत का शाब्दिक विकास छायावाद में हुआ। और कभी क्वेश्चन पूछा जाए तो प्रगीत का शाब्दिक विकास कब हुआ, तो छायावाद में हुआ। अब पढ़ते हैं पहेलियां। तो पहेलियां भी आपको समझना है कि जिस कविता में प्रश्न हो तथा श्रोता उसका उत्तर दे। क्या होना चाहिए इसमें, कि जिस कविता में प्रश्न हो तथा श्रोता यानी कि सुनने वाला उत्तर दे, उसे क्या कहते हैं, पहेली कहते हैं। आदिकाल में अमीर खुसरो ने तथा आधुनिक काल में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसका उपयोग किया। तो आदिकाल में किसने किया, अमीर खुसरो ने, और आधुनिक काल में इसका उपयोग किसने किया, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। तो याद रखना, अमीर खुसरो पूछा जाता है। पहेलियां और मुकरियां लिखने के लिए कौन जाने जाते हैं, तो ये जाने जाते हैं अमीर खुसरो।
उदाहरण के लिए एक पहेली है, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाल फिरे, मोती उसके एक ना गिरे। तो उसे क्या कहते हैं, ये आपको पहेली को बताना है कि एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाल फिरे, मोती उसके एक ना गिरे। तो वो कौन हुआ, आकाश है ना। आकाश है ना, एक सर पर रखा हुआ एक थाल, थाल की तरह है, उसमें मोती कौन से हैं, कौन से हैं, जो क्या कहते हैं हम, तारे से तारे कहते हैं ना, तो वही मोती सबके सिर पर औंधा धरा हुआ है ना, और उल्टा लगा लटका हुआ है ऐसा लगता है, और उसके जो क्या है मोती टिमटिमाते से तारे, वो कभी भी गिरते नहीं। तो इसी का अर्थ है कि आकाश उसका क्या होगा, अर्थ होगा कि एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, सबके सिर पर है। अगर कोई भी आकाश की तरफ देखे तो उसे आकाश क्या लगता है, अपने सिर पर औंधा लगता है ना, चारों ओर वह थाल फिरे, चारों ओर घूमता ना आकाश, और मोती उसके कभी एक भी नहीं गिरते, जो तारे हैं कभी गिरते ही नहीं। तो इसका पहले का उदाहरण है आकाश। तो आप, आशा करता हूं आप समझे होंगे, आसान तरीके से आपको समझाया, तो आप अवश्य समझे होंगे। अगला है मुकरी। तो मुकरी कौन से है, जिस कविता में प्रश्न के साथ साथ उत्तर भी हो। क्या है मुकरी, जिस कविता में प्रश्न के साथ साथ उत्तर भी हो, वह मुकरी कहलाती है। तो जिस कविता में प्रश्न के साथ साथ उत्तर भी हो, वो को क्या कहलाता है, मुकरी कहलाती है। तो याद रखेंगे ना कि सामान्यतः इसमें चार चरण होते हैं। तो मुकरी में कितने चरण होते हैं, अगर पूछा जाए तो कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। उदाहरण क्या है, नित घर आवत है, रेन भेल फिर जावत है, पसत अमावस गोरी के फंदा है, सखी साजन ना सखी चांदा, सखी साजन ना सखी चंदा। ये क्या है, मुकरी का उदाहरण है। नेक्स्ट है गजल। तो 5वें नंबर पे है गजल। तो गजल किसे कहते हैं, गजल का अर्थ होता है महिलाओं से या महिलाओं की बातचीत में जो गीत गाए जाते हैं ना, उन्हें क्या कहते हैं, गजल। गजल कोई भी गा सकता है, चाहे महिला हो पुरुष हो। तो पहला है, ये उर्दू और फारसी की परंपरा से भारत में आई है। तो कभी पूछा जाए गजल भारत में किस परंपरा से आई है, तो किससे आई है, उर्दू और फारसी से। तो याद रखना है, गजल उर्दू और फारसी परंपरा से आई है। यह 1950 के बाद समाज से जुड़ने लगी। और कब से जुड़ने लगी, 1950 से। गजल को पहला शेर को मतलब उगता हुआ सूर्य कहते हैं। तो गजल को पहला शेर को मतलब उगता हुआ सूर्य कहते हैं। तो गजल को क्या कहते हैं, उगता हुआ सूर्य। जबकि अंतिम शेर को मक्ता यानी ढलता हुआ सूर्य कहते हैं। और अंतिम शेर को क्या कहते हैं, ढलता हुआ सूर्य कहते हैं। गजल में 5 से 25 तक शेर होते हैं। क्या होते हैं, 5 से 25 तक शेर होते हैं। उदाहरण देखेंगे हम, फिर आप समझोगे। जिस इश्क का तीर कारी लगे, जिस इश्क का तीर कारी लगे, उसे जिंदगी क्यों ना भारी लगे। जिसे इश्क का तीर कारी लगे, उसे जिंदगी क्यों ना भारी लगे। पहला क्या है, शेर हमेशा विषय संख्या में ही होते हैं। क्या होते हैं, शेर हमेशा विषम संख्या में ही होते हैं। गजल में लय और तुक को क्रमश रदीफ और काफिजा कहते हैं। तो गजल में लय और तुक क्या होते हैं, क्रमांश होते हैं, और रदीफ और माफिया कहते हैं। क्या कहते हैं, रदीफ और माफिजा, रदीफ और काफिजा कहते हैं। क्या कहते हैं, रदीफ और काफिजा। यदि लेखक अंतिम शेर के नीचे अपना नाम लिख देता है तो उसे तसल्लुक कहते हैं। क्या कहते हैं, तखल्लुस कहते हैं। अगर लेखक अपने शेर के नीचे जो शायरी करता है उसके नीचे अपना नाम लिखते हैं तो उसे तब क्या कहते हैं, तसल्लुक कहते हैं। अब है नज्म। ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। चलो शोक गीत पे चलते हैं। शोक गीत किसे कहते हैं, तो कभी पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है, शोक गीत विशेषता मृत्यु के अवसर पर लिखी जाती है। तो शोक गीत है तो हमेशा ही दुख भरे अवसरों पर गाए जाते हैं। तो चाहे वो मृत्यु हो या किसी का शोक हो, उस पर ये गाए जाते हैं। फारसी परंपरा में इसे मार्सिया तथा अंग्रेजी में इसे एलिग्यू यानी एलिजी कहते हैं। क्या कहते हैं, अंग्रेजी में इसे एलिजी कहते हैं। दूसरा है, अच्छी शोक गीत में प्रतीकात्मक भाषा होती है। तो जो अच्छी शोक गीत होती है उसमें क्या होता है,
प्रतीकात्मक भाषा होती है। अंत में इसमें भावुकता आ जाती है, और अंत में क्या भावुकता आ जाती है। निराला ने सरोज स्मृति नामक शोकगीत लिखा। तो कभी पूछा जाए सरोज स्मृति गीत कैसा गीत है, तो शोकगीत है। और सरोज स्मृति किसने लिखा, निराला ने लिखा। और किसके वियोग में लिखा, तो सरोज स्मृति ने अपनी पुत्री सरोज के वियोग में क्या लिखा, सरोज स्मृति। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है नवगीत। नवगीत के बारे में भी आपको थोड़ा सा जान लेना है कि नवगीत किसे कहते हैं। नई कविता के समय जो गीत लिखे गए उन्हें नवगीत कहते हैं। तो नवगीत किसे कहते हैं, नई कविता। तो नई कविता का विकास कब से हुआ, 1954 से। तो नवगीत, नई कविता के समय जो गीत लिखे गए उन्हें नवगीत कहते हैं। इसमें छायावाद के गीतों से अधिक भावात्मक तीव्रता नहीं होती है। और अगला है सुखने। तो सुखने आपको ध्यान रखना है, वैसे पूछा नहीं जाता है, कभी पूछ लिया जाए तो पान क्यों सड़ा घोड़ा क्यों, पान क्यों सड़ा घोड़ा क्यों, अंडा फेरा ना था, समोसा ना खाया, जूता ना पहना, तल ना था। ये क्या है, सुखने का उदाहरण है। तो आपको सुखना ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। अब आगे चलते हैं इस पे। जो मीन है वो देखेंगे। अब चलते हैं काव्य। जो आपने आज तक नहीं पढ़ा होगा वो आप इस क्लास को देख करके अवश्य याद कर लेंगे, क्योंकि इसमें आपके बहुत से डाउट क्लियर होंगे और परीक्षाओं में जो पूछा जाता है उसके बेस पे आपके बहुत से डाउट क्लियर होंगे। तो काव्य क्या है, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रस युक्त वाक्य ही काव्य है। तो क्या है, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रस युक्त वाक्य ही काव्य है। किसके अनुसार, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार। आचार्य जगन्नाथ के अनुसार रमणीय अर्थ के प्रतिपादक धर्म को काव्य कहते हैं। तो पूछा जाता है कि जगन्नाथ के अनुसार काव्य किसे कहते हैं, तो रमणीय अर्थ के प्रतिपादक धर्म को ही काव्य कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उस वस्तु तथा तथ्य हृदय में कोई भाव जगा दे और उस वस्तु तथ्य की मार्मिक भावना को लीन कर दे, वह क्या है, काव्य है। किसके अनुसार, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। अब देखना है काव्य के भेद। क्या पढ़ेंगे, काव्य के भेद। पहला है सभ्य काव्य। तो काव्य के भेद कौन से हैं, दो होते हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। पहला है श्रव्य काव्य। श्रव्य काव्य ऐसे काव्य को कहते हैं जिनका आनंद पढ़कर और सुनकर लिया जाए, दोनों तरीके से। यानी श्रव्य काव्य कौन सा है, पढ़कर और सुनकर जिसका आनंद लिया जाए उसे श्रव्य काव्य कहते हैं। जैसे महाकाव्य हो गया, खंड काव्य हो गया, मुक्तक काव्य होगा, कहानी उपन्यास आदि किसमें आती है, श्रव्य काव्य में, क्योंकि हमने पढ़ते भी हैं और सुनते भी हैं और आंखों से देखते भी हैं, तो ये दोनों श्रव्य काव्य में आ गया। दूसरा है दृश्य काव्य। यह नाट्य विधा से संबंधित ऐसा काव्य है। तो दृश्य काव्य क्या होता है, जिसे हम देख करके सुनते हैं। जैसे नाटक हुआ, तो नाटक क्या होता है, किसी मंच पर या टेलीविजन पर प्रदर्शन होता है और उसको हम क्या देखते हैं और उसकी आवाज को सुनते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, दृश्य काव्य। पढ़ते नहीं है तो ये क्या होंगे, दृश्य काव्य। जैसे नाटक एकांकी प्रश्न। तो नाटक हो गया, एकांकी हो गया, प्रश्न किसके अंतर्गत आता है, ये आता है दृश्य काव्य के अंतर्गत। तो कभी पूछा जाए नाटक एकांकी किसके अंतर्गत आता है, तो क्या बताओगे, ये दृश्य काव्य के अंतर्गत आता है। नाटक, एकांकी और प्रश्न, ये तीनों ही दृश्य काव्य के अंतर्गत आता है, इसे देखा जाता है। अगला है श्रव्य काव्य के दो भेद। तो पूछा जाए श्रव्य काव्य के कितने भेद हैं, तो दो भेद है, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य के अंतर्गत महाकाव्य और खंड काव्य आता है। तो प्रबंध काव्य जो है उसके अंतर्गत क्या है, दोनों काव्य आते हैं, चाहे वो प्रबंध खंड काव्य हो या महाकाव्य हो, तो वो आता है मुक्तक प्रबंध काव्य के अंतर्गत। आधुनिक महाकाव्य कौन कौन से हैं, ये आपको याद रखना है। आधुनिक महाकाव्य, तो ये आपको याद रखना है, प्रिय प्रवास हरिऔध, साकेत मैथिली शरण गुप्त। तो प्रिय प्रवास कब का है, 1914 का, हरिऔध द्वारा। साकेत कब का है, 1931 ईस्वी, मैथिली शरण गुप्त। और कामायनी जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है, कब का है, 1935 ईस्वी। कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर का है। लोकायतन सुमिता नंदन पंत का है। रसिम रथी रामधारी सिंह दिनकर के, ये क्या है, महाकाव्य हैं, और इनको आप अवश्य याद रखें, ये परीक्षा में अवश्य ही पूछे जाते हैं। तो इन पे मैंने टिक मारा है, ये आपको याद रखना है। ये सारे महाकाव्य महत्वपूर्ण हैं। अब है गद्य काव्य या चंपू काव्य।
तो इससे पहले आपको बताया था कि चंपकाव्य किसे कहते हैं। तो गद्य काव्य गद्य पद के बीच की विधा होती है। इसमें गद्य के माध्यम से किसी भावपूर्ण विषय की काव्यात्मक अभिव्यक्ति होती है। इसकी क्या विशेषताएं हैं? इसमें भावों की सरस अभिव्यक्ति होती है। इसमें एक ही केंद्रीय भाव की प्रधानता होती है। इसमें विचारों का समावेश भावों के अनुरूप ही होता है और अनुभूति की प्रधानता, प्रतीकात्मकता, काल्पनिकता, संक्षिप्तता इसकी विशेषता है। अब है गद्य काव्य। तो साधना, प्रबल और पगला किसके हैं? कृष्णदास के गद्य काव्य हैं। और विश्वधर्मा साहित्य देवता किसके हैं गद्य काव्य? माखनलाल चतुर्वेदी के। आगे है आख्यानक गीत। काव्य के अन्य रूपों से आख्यानक गीत भी प्रमुख हैं, जिसमें पद शैली में लघु आख्यानक कथा वर्णित होती है। गेयता इसका प्रमुख गुण है। उदाहरण झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, चंदेरी का जौहर, महाराणा प्रताप आदि। अब आप देखेंगे हिंदी साहित्य की विकास यात्रा, हिंदी साहित्य का काल और नामकरण। तो अब नामकरण हिंदी साहित्य का काल और नामकरण देखेंगे। तो आदिकाल 1050 से 1350। आदिकाल का समय क्या माना है? 1050 से 1350। आदिकाल का नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया। तो पूछा जाए आदिकाल का समय 1050 से 1350 ईस्वी किसने माना है? तो किसने माना है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल नाम ही दिया है। इस काल को वीर गाथा काल नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया। तो पूछा जाए कभी कि आदिकाल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया। इस काल के प्रमुख कवियों में चंद्रवरदाई, पृथ्वीराज रासो, अमीर खुसरो पहली और मुकरियों के लिए जाने जाते हैं। ये चीज आपको बताया है, ध्यान रखना। चंद्रवरदाई आदिकाल की रचना है। अमीर खुसरो की रचना पहली मुकरी, ये कौन से आदिकाल की रचनाएं हैं। अब है नेक्स्ट और विजय सेन किसकी रचना है? रेवंतगिरी रास की रचना है। तो विजय सेन किसकी रचना है? रेवंतगिरी रास की रचना है। तो पूछा जाए कभी कि विजय सेन किसकी रचना है? तो यह रेवंतगिरी रास की। इस काल में टिंगल पिंगल दो शैलियां मिलती हैं। तो आदिकाल में कौन सी शैली मिलती है? तो आपको क्या याद रखना? डिंगल पिंगल दो शैलियां आदिकाल की प्रमुख शैलियों में गिना जाता है। इस काल में नाथ और सिद्ध साहित्य भी लिखा गया। तो आदिकाल में क्या हुआ कि नाथ और सिद्ध साहित्य भी लिखा गया। हिंदी साहित्य का काल एवं नामकरण हिंदी साहित्य इतिहास के विभिन्न कालों के नामकरण का प्रथम श्रेय आचार्य जॉर्ज ग्रियर्सन को दिया जाता है। तो सबसे पहले काल विभाजन का कार्य किसने किया? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। जबकि काल विभाजन का प्रथम श्रेय दिया जाता है और इसको जॉर्ज ग्रियर्सन को। और गार्सादा काशी ने सर्वप्रथम क्या क्या काल विभाजन किया, लेकिन उनके काव्य से महत्वपूर्ण किसको माना जाता है? जॉर्ज ग्रियर्सन के काव्य को क्या माना जाता है? हिंदी साहित्य के इतिहास को प्रथम श्रेय दिया जाता है। इस काल के प्रमुख कवियों में चंद्रवरदाई व विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाई, वह उनकी मैथिल में रचित पदावली है। तो अगर कभी पूछा जाए क्वेश्चन कि पदावली किसकी रचना है, तो आपको याद रखना है विद्यापति की। किसकी है? विद्यापति की रचना है पदावली। और इसकी भाषा क्या है? मैथिली। यह मुक्तक काव्य है। तो कैसा काव्य है? मुक्तक काव्य। तो याद रखना आपको विद्यापति किसकी रचना है? विद्यापति की कौन सी रचना है? पदावली है। और किस भाषा में है? मैथिली में है। और कैसी रचना है? तो ये मुक्तक काव्य रचना है। और पूरी पदावली भक्ति व श्रृंगार की धूप छाव है। इस काल में डिंगल और पिंगल दो शैलियां मिलती है। पिंगल शैली को ब्रज भाषा में समाहित कर दिया गया। और जो पिंगल शैली है, पिंगल प्लस राजस्थानी से कौन सी शैली बनती है? पिंगल शैली। पहला पॉइंट है सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है। तो ये भी महत्वपूर्ण है कि सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है, कितनी मानी गई है? तो 84। प्रथम सिद्ध कवि कौन है? सरापा है। इसको राहुल संस्कृतियान किसको मानते हैं? प्रथम सिद्ध कवि तो सरापा को मानते हैं। अनुश्रुति के अनुसार 9 नाथ हैं। तो अगर नाथों की संख्या पूछी जाए तो कितनी है? 9 नाथ। नाथ साहित्य के प्रवर्तक
किसको माना जाता है? गोरखनाथ को। तो नाथ साहित्य के प्रवर्तक, साहित्य पूछा गया कि नाथ साहित्य के प्रवर्तक कौन है? गोरखनाथ। अगला नेक्स्ट है, विद्यापति की कीर्तिलता व कीर्ति पताका की रचना अवहट में की गई। तो जो विद्यापति की रचना है कीर्तिलता और कीर्ति पताका, ये आपको याद रखना है। कीर्ति पताका, कीर्तिलता किसकी रचना है? विद्यापति की। और किस भाषा में है ये भी आपको ध्यान रखना है, अवहट भाषा में। चौपाई के साथ दोहा रखने की पद्धति कड़वक कहलाती है। तो कभी पूछा जाए चौपाई के साथ दोहा रखने की पद्धति को क्या कहते हैं? तो कड़वक पद्धति कहते हैं। तो चौपाई और दोहा रखने की पद्धति क्या कहलाती है? कड़वक कहलाती है। कड़वक का प्रयोग आगे चलकर भक्ति काल में हुआ। किस काल में हुआ कड़वक का प्रयोग? भक्ति काल में हुआ। जैसे किसमें? यशोधरा, जयद्रथ वध, मैथिली शरण गुप्त। यशोधरा और जयद्रथ वध किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की। इसमें छंद परिवर्तन जरूरी नहीं है, और इसमें क्या है? छंद परिवर्तन जरूरी नहीं है। अब है आदिकालीन रचना एवं रचनाकार। तो आदिकाल की रचनाओं को आपको याद रखना है, इसकी कौन सी रचनाएं हैं। तो आदिकाल की रचनाएं तो कौन कौन सी है आपको ध्यान रखना है। संदेश रासक किसकी है? अब्दुल रहमान की रचना है। परमाल रासो जागनी की रचना है। खुमान रासो दलपति विजय की रचना है। और शब्दी किसकी है? गोरखनाथ की। तो याद रखना, शब्दी किसकी रचना है? गोरखनाथ की रचना है। और दोहा कोश किसकी रचना है? सरहप्पा की रचना है। अमीर खुसरो को हिंदी इस्लामी समन्वित संस्कृति का प्रथम प्रतिनिधि कवि कहा जाता है। इसको इस्लामी समन्वित संस्कृति का प्रथम प्रतिनिधि कवि किसको माना जाता है? अमीर खुसरो को। अब है इस पे हम भक्ति काल पे। आदिकाल हमारा कंप्लीट हुआ, अब आए हम भक्ति काल पे। तो भक्ति काल का समय क्या है? 1350 से 1650 ईस्वी। किसके अनुसार है? जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार है कि 1350 से 1650 ईस्वी। तो भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसने कहा? ये कहा जॉर्ज ग्रियर्सन ने। भक्ति काल के उदय के बारे में सबसे पहले जॉर्ज ग्रियर्सन ने मत व्यक्त किया, वे इसे ईसाइयत की देन कहते हैं। तो स्वर्ण काल भक्ति काल को किसने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। और ईसाइयत की देन भक्ति काल को किसने कहा? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ये आपको ध्यान रखना है। ताराचंद के अनुसार भक्ति काल अरबों की देन है। किसके अनुसार? ताराचंद के अनुसार। भक्ति आंदोलन का स्वरूप देशव्यापी था। भक्ति काव्य की दो काव्य धाराएं हैं। कौन सी? निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। अब हम सगुण और निर्गुण काव्य धारा देखेंगे। तो निर्गुण काव्य धारा की दो शाखाएं हैं। कौन सी? ज्ञानाश्रय और भक्ति काव्य। ज्ञानाश्रय और जिसे प्रेमाश्रय काव्य कहते हैं। अब इसके आपको भक्ति काव्य के अंतर्गत क्या देखना है? निर्गुण और सगुण। तो निर्गुण के अंतर्गत कौन सी शाखा है ये आपको ध्यान रखना है। ये कहां पर सेट होगा? चलो यहाँ पर ठीक है। निर्गुण के अंतर्गत कौन सी आएगी? ज्ञानाश्रय शाखा जिसे संत काव्य कहते हैं, और प्रेमाश्रय काव्य जिसे सूफी काव्य कहते हैं। तो ज्ञानाश्रय संत काव्य में कौन है? कबीरदास। और प्रेमाश्रय या सूफी काव्य में कौन है? जायसी। ये आपको ध्यान रखना है। और सगुण में यह है निर्गुण। अब आई सगुण में। सगुण में है कृष्णाश्रय शाखा और रामाश्रय शाखा। तो कृष्णाश्रय शाखा में कौन है? सूरदास, यह इसके प्रतिनिधि कवि हैं। और रामाश्रय शाखा में कौन है? तुलसीदास, जिन्होंने रामचरितमानस लिखा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। अगर आप क्लास को 1 से 2 बार देखें तो आपका डाउट हमेशा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है निर्गुण की विशेषता। तो निर्गुण की क्या विशेषताएं हैं ये आपको भी ये ध्यान आपको अवश्य रखना है, ताकि आप निर्गुण सगुण को समझ सकें। तो निर्गुण की विशेषताएं हैं लौकिक प्रेम द्वारा अलौकिक प्रेम की अभिव्यक्ति। यानी कि निर्गुण की क्या विशेषता है? लौकिक प्रेम द्वारा अलौकिक की विशेषता। और निराकार ईश्वर, जिसका कोई आकार ना हो, लौकिक प्रेम अलौकिक प्रेम की अभिव्यक्ति, ये क्या है? निर्गुण काव्य की विशेषता है। जाति प्रथा का विरोध व हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन है। तो निर्गुण काव्य की क्या विशेषता है? इसमें जाति प्रथा का विरोध किया गया है कि कोई भी जाति नहीं है, सब एक ही ईश्वर की संतान है। और इसमें हिंदू मुस्लिम की एकता का भी क्या किया गया है?
समर्थन। ये हिंदू एकता क्या होनी चाहिए, हिंदू मुस्लिम एकता होनी चाहिए, ना कि इसमें कोई द्वेष का भावना है। और सगुण की विशेषताएं क्या है, अवतारवाद में विश्वास। तो सगुण क्या करता है, अवतारवाद में विश्वास करता है, ईश्वर की लीलाओं का क्या करता है, गायन करता है सगुण में। जैसे आपने देखा होगा सूरदास की रचनाओं में कृष्ण की लीलाओं का काफी अनुवाद क्या किया गया है, कृष्ण की लीलाओं का काफी चर्चित तौर से उसका वर्णन किया गया है। राम काव्य हुआ, कृष्ण काव्य हुआ, क्या है ये सगुण काव्य की विशेषताएं हैं। अब नेक्स्ट है भक्तिकालीन काव्य की विशेषताएं। तो भक्तिकाल की काव्य की क्या विशेषताएं हैं, ये आपको ध्यान रखना है। संत काव्य का सामान्य अर्थ संतों के द्वारा रचा गया काव्य है। तो संत काव्य का जो सामान्य अर्थ है वो क्या होगा, संत काव्य द्वारा रचा गया काव्य। बोली के ठेठ शब्दों के प्रयोग के कारण ही हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिटेक्टर या तानाशाही कहा। तो पूछा जाए कबीर को वाणी का डिटेक्टर किसने कहा, पूछा जाता है क्वेश्चन। तो अगर आप ध्यान रखोगे, क्या रखोगे, वाणी का डिटेक्टर, वाणी का डिटेक्टर कबीरदास को किसने कहा, तो कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। जायसी के यश का आधार पद्मावत है। तो मलिक मोहम्मद जायसी की जो रचना है उसका आधार क्या है, पद्मावत, जो उनको ख्याति प्राप्त हुई किससे हुई, पद्मावत से। तो मलिक मोहम्मद जायसी जायस के रहने वाले थे। अगर पूछा जाए कभी कि मलिक मोहम्मद जायसी कहाँ के निवासी थे, तो ये जायस के रहने वाले थे। और सिकंदर लोदी व बाबर के समकालीन थे। किसके समकालीन थे, सिकंदर लोदी व बाबर के समकालीन थे। पद्मावत की कथा चित्तौड़ के शासक रत्नसेन और सिंहलद्वीप की राजकन्या पद्मावती की प्रेम वाणी पर आधारित है। तो जो पद्मावत है इसमें किसकी कहानी है, चित्तौड़ के शासक रत्नसेन और सिंहलद्वीप की राजकुमारी पद्मावती की प्रेम कथा का वर्णन है। वहीं नेक्स्ट है ब्रजमंडल में कई कृष्ण भक्ति संप्रदाय सक्रिय थे। इसमें वल्लभ, हरिदासी, चैतन्य, राधा वल्लभ, निम्बार्क संप्रदाय विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। विठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना की। सूरदास इनमें सर्वप्रमुख हो और उन्हें अष्टछाप का जहाज कहा जाता। तो अष्टछाप का जहाज पूछा जाए तो किसे कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है, अष्टछाप का जहाज किसे कहा जाता है, सूरदास को। और अष्टछाप की स्थापना किसने की, विठलनाथ ने। अगला है राम भक्त कवि में कुछ नाम उल्लेखनीय हैं, जैसे रामानंद हुए, ईश्वर दास हुए, केशव दास हुए, नरहरि दास हुए। ये क्या है, राम भक्त कवि हैं। इन्होंने राम पर आधारित अधिक रचनाएं की, इसलिए क्या कहलाए, राम भक्त कवि। सूर वात्सल्य चित्रण के लिए विश्व में अन्यतम कवि माने जाते हैं। तो अगर वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा जाता है, तो सूरदास को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है भक्तिकालीन रचना एवं रचनाकार। एक तरफ रचना है और दूसरी तरफ उनकी रचनाएं हैं। कबीर दास की कौन सी रचना है, बीजक, और इसका संपादन किसने किया, इनके शिष्य कबीर दास के शिष्य धर्मदास ने इसकी बीजक, साकी, शबद और रमीनी, ये 3 भागों का संपादन किया, जिसे बीजक कहा गया। और चंदायन, मुल्ला दाऊद, रूप मंजरी, नंददास, ये क्या है, क्या हुआ, नंददास, परमानंद दास, परमानंद सागर, परमानंद दास, नरसरी जी का मायरा, गीत गोविंद किसकी है, मीराबाई की, सुमित्रा, सुदामा चरित्र किसकी है, नरोत्तम दास की, रस खान किसकी रचना है, रस खान की, कवि प्रिय, रसिक प्रिय किसकी रचना है, केशव दास की, विज्ञान गीत हो गया। और सतसैया रहीम, दोहावली, सिंगार सौठा रहीम, ये किसकी रचना है, रहीम दास की। देखेंगे अष्टछाप के कवि। तो अष्टछाप के कवियों को आपको ध्यान रखना है। वल्लभाचार्य के शिष्य, तो कौन कौन थे, वल्लभाचार्य और विठल दास के शिष्यों को जोड़ करके 4 शिष्य किसके थे, वल्लभाचार्य के, और 4 शिष्य विठलनाथ दास के शिष्य थे। इनसे क्या बना, 8 अष्टछाप के कवि बने। तो वल्लभाचार्य के शिष्य कौन है, क्या याद रखना है आपको, वल्लभाचार्य के शिष्य में सूर, परम, कुंभन, कृष्ण। तो सूरदास, परमानंद दास, कुंभन दास और कृष्णदास। तो सूर, परम कैसे याद रखोगे आप, कुंभन, सूर, परम, कृष्ण, क्या याद रखोगे, कुंभन, सूर, परम, कृष्ण, ये 4 हो गए वल्लभाचार्य के शिष्य। तो सूर से सूरदास, परमानंद दास, कुंभन दास और कृष्णदास, ये 4 हो गए वल्लभाचार्य के शिष्य। और विठल दास के शिष्य हैं
छित स्वामी नंददास चतुर्भुज दास गोविंद स्वामी। तो छित नंद चतुर्भुज गोविंद ये क्या है, विठल दास के शिष्य। नेक्स्ट देखते हैं, इस काल के प्रमुख कवि एवं रचनाएं। अब भक्ति काल 1350 से 1650 आपको बताया है। तो कबीर दास बीजक शब्द जमीन इसकी रचना है कबीर दास की। मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत, सूरदास की सूरसागर, भरमर गीत सागर, तुलसीदास की क्या है रामचरित्र, और आखिरी सलामी आखिरी कलाम और अखावट इसकी है मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाएं। और मानस कवितावली कृष्ण गीतावली ये किसकी रचना है, तुलसीदास की। भक्ति काल में निर्गुण और सगुण दो शाखाएं थी। तो भक्ति काल में क्या थी, दो शाखाएं, निर्गुण और सगुण। निर्गुण धारा में कबीर और जायसी आते हैं, जबकि सगुण धारा में तुलसीदास और सूरदास आते हैं। कबीर दास संत काव्य धारा इसके अंदर ज्ञान मार्गी शाखा के अंतर्गत आते हैं। जायसी किसके आते हैं, अंतर्गत आते हैं प्रेमाश्रय या सूफी काव्य धारा के अंतर्गत। और कृष्ण काव्य धारा के अंतर्गत सूरदास और तुलसीदास किसके अंतर्गत आते हैं, राम काव्य धारा के अंतर्गत। अब आए हम रीति काल पे। इस पे आए रीति काल पे। तो रीति काल का समय क्या है, 1650 से 1850 ईस्वी। तो 1650 से 1850 ईस्वी रीति काल का समय है। तो किसने माना है, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीति काल का समय क्या माना है, 1650 से 1850। आचार्य शुक्ल ने इसे काल का नाम रीति काल नाम दिया, आचार्य विश्वनाथ ने इसे श्रृंगार काल दिया। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल का नाम और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे क्या कहा, श्रृंगार काल। तो रीति काल नाम किसने दिया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, और श्रृंगार काल नाम किसने दिया, ये आपको ध्यान रखना है, श्रृंगार काल नाम विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया। इस काल के प्रमुख कवियों में केशवदास हैं। तो पूछा जाए केशवदास किस काल के कवि हैं, तो रीति काल के कवि हैं। इन्हें रीति काल का प्रवर्तक माना गया है। तो केशवदास को किस काल का प्रवर्तक माना गया है, रीति काल का प्रवर्तक। तो कभी पूछा जाए कि रीति काल का प्रवर्तक कौन है, तो क्या बताओगे, रीति काल का प्रवर्तक केशवदास को। और इन्हें कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि कठिन काव्य का प्रेत पूछा जाए तो किसे कहा जाता है, केशवदास को। नेक्स्ट है, इनकी प्रमुख रचनाओं में रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, नखशिख वर्णन आदि प्रमुख है। तो रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, नखशिख वर्णन किसकी रचनाएं हैं, तो यह किसकी है, केशवदास की। तो रामचंद्रिका, विज्ञान गीत और नखशिख वर्णन किसकी रचना है, तो केशवदास की रचनाएं हैं, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखेंगे बिहारी लाल। तो बिहारी भी काफी महत्वपूर्ण कवि हैं, इनको आप अवश्य ध्यान रखें। बिहारी लाल प्रमुख रचनाएं क्या है इनकी, एक ही है इनकी एक रचना बिहारी सतसई। तो बिहारी सतसई किसकी रचना है, बिहारी लाल की। इनके बारे में चार्ल्स ग्रेसन ने कहा है कि मुझे पूरे यूरोप में बिहारी जैसा कवि नहीं दिखाई देता है। तो किसने कहा कि मुझे पूरे यूरोप में बिहारी जैसा कवि नहीं दिखाई देता, तो किसने कहा, जॉर्ज ग्रेसन ने। और घनानंद सुजान चरित किसकी रचना है, पूछा जाए घनानंद क्या रचना है, सुजान चरित। आचार्य कवि परंपरा या लक्षण ग्रंथ परंपरा इस काल की प्रमुख विशेषता है। आज इस काल की क्या विशेषता है, लक्षण ग्रंथ परंपरा और लक्षण ग्रंथ की परंपरा है इस काल की, रीति काल की। गागर में सागर भरने का काम कविवर बिहारी लाल ने किया। तो कभी पूछा जाता है मुहावरा के तौर पे कि गागर में सागर भरने का काम किस कवि ने किया, तो क्या बताओगे, बिहारी लाल ने। इस काल की रीति इतर शाखा में नीति कथन कही गई है। अगला है, घनानंद को प्रेम का पीर कवि कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, प्रेम का पीर किसे कहा जाता है, तो प्रेम का पीर किसे कहा जाता है, घनानंद को। समस्त रीतिकालीन कवि जन काव्य नहीं है बल्कि दरबारी संस्कृति काव्य है। इसमें श्रृंगार और शब्द सज्जा पर जोर रहा। रीतिकाल में कवि जोधराज, खुमान, पद्माकर, भट्ट आदि ने जहाँ प्रबंधात्मक वीर काव्य
की रचना की, वहीं भूषण बांकीदास आदि ने मुक्तक वीर काव्य की रचना की। रीतिकाल की गौण प्रवृत्तियां भक्ति, वीर काव्य, राज प्रशस्ति व नीति थी। रीतिकालीन कवि देव ने फ्रायड की तरह, लेकिन फ्रायड के बहुत पहले ही काम को समस्त जीवों की प्रक्रियाओं में केंद्र में रखकर अपने समय में क्रांतिकारी चिंतन किए। अब क्या है, रीतिकालीन कवि और उनकी रचनाओं को आपने याद रखना है, ये आपको विशेषतर ध्यान रखना है। कवि कुल कल्पतरु रस विलास किसकी रचना है, तो ये आपको याद रखना है, चिंतामणि। कवि कुल कल्पतरु और रस विलास किसकी रचना है, चिंतामणि की। और बिहारी सच्चाई बिहारी की रचना है। छत्रसाल दशक किसकी रचना है, भूषण की है। चंडी चरित्र रतन हजारा किसकी है, गुरु गोविंद सिंह की रचना है। चंडी चरित्र रतन हजारा किसकी रचना है, गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं हैं। और रसन निधि, ये विशेष महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, इनको आप अवश्य याद रखें। और शब्द रसायन काव्य रसायन किसकी रचना है, तो यह है देव की। शब्द रसायन काव्य रसायन, तो जहां पर रसायन शब्द आए तो किसको याद करोगे, देव को। तो जब रसायन होने लगेगा तो किसको याद करोगे, देव को। तो शब्द रसायन काव्य रसायन कैसे याद रखोगे, रसायन से देव कवि। तो हमीर रासो जोधराज की रचना है। वह आधुनिक काल 1850 से लेकर आज तक। तो आधुनिक काल में पहला क्या आता है, भारतेंदु काल 1850 से 1900 ईस्वी। भारतेंदु युग का नामकरण हिंदी नवजागरण के अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से किया गया है। तो भारतेंदु युग का नाम किसके नाम पे पड़ता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से भारतेंदु युग नाम पड़ा है। तो साथियों, इसमें हम आधुनिक युग को यानी कि भारतेंदु युग को अगली नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। और आपको बताना है क्लास आपको कैसे लग रही है, इससे आपके डाउट कैसे क्लियर हो रहे हैं, कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये आप कमेंट करके बताएं। तो इसके बाद हम इसका नेक्स्ट पार्ट आपको नई क्लास में अगली क्लास में लेकर के आएंगे। तो तब तक आप इस क्लास को 1 से लेकर 2 बार अवश्य 2-3 बार अवश्य देखें। और जब आप 2-3 बार देखोगे तो आपके डाउट ही अवश्य क्लियर हो जाएंगे। फिर आपको हिंदी में कभी भी हार का सामना नहीं देखना पड़ेगा। जहां आपके 20-25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर 30 पूछे जाएंगे तो आपके 25 से लेकर 28 क्वेश्चन मिनिमम सही होंगे, क्योंकि इसमें अभी आपके पूरा समझाया जाएगा। बस आपको क्लास को देखना है और बताना है क्लास आपको कैसी लग रही है, कैसा समझ आ रहा है। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी तैयारी को निरंतरता से करते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।